दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, यानी कि संविधान में हिंदी को क्या स्थान प्राप्त है और क्या क्या चीज़ें जो है संविधान में हिंदी भाषा को लेकर अपनाने की बात जो है कही गई है। तो चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, एमपीपीएससी या आरपीएससी, तो तीनों ही पेपर के इकाई 1 जो सिलेबस हमारा दिया गया है उसमें इकाई 1 जो है हिंदी भाषा से संबंधित है। तो आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो यही चल रहा है, हिंदी भाषा के ऊपर। और कंटिन्यू में सबके जो भी तीनों का सिलेबस है तो उसमें अगर कुछ अलग है तो वो भी मैं करवा दूंगी, और जो कॉमन है वो भी हमारा चल रहा है। तो हिंदी की क्या स्थिति है इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो सबसे पहले जब बात यहाँ हिंदी की हो रही है तो ये जानना भी ज़रूरी होता है कि जो उसको राजभाषा का स्थान प्राप्त है तो ये राजभाषा होती क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले बात करें कि राजभाषा का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है राजा की भाषा, यानी कि जो शासक होता है उसकी भाषा। लेकिन ये तो देश जो है हमारा वो तो जनतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है, लोगों का शासन यहाँ पे है, कोई राजा का नहीं है। तो यहाँ पे राजा शब्द का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता कि राजा की भाषा या उस शासक की भाषा। तो यहाँ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजभाषा का अर्थ होता है राजकीय भाषा या फिर राजकाज की भाषा, यानी राजकाज के लिए जो भाषा प्रयुक्त की जाती है उसको हम राजभाषा कहते हैं। और इस आधार पर भारत सरकार ने जो है राजभाषा आयोग का भी निर्माण किया है। तो यहाँ पे राजभाषा आयोग कह लें या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है कह लें, तो इसका निर्माण जो है किया है ताकि जो भी राजकाज है वो इसमें किया जा सके। अब 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो है भारत संघ की राजभाषा बनी। तो ये प्रश्न जो है परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, तो 14 सितंबर 1949 को। फिर आगे बात करें कि राजभाषा के प्रयोग के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? शासन, विधान, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो देखिए, इन चारों क्षेत्रों का नाम भी याद रख लीजिए, क्या पता चारों क्षेत्र पूछ ले। बाकी अधिकतर जो पूछा गया है वो इससे संबंधित है या फिर अभी मैं नीचे बात करूंगी उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो स्वतंत्रता पूर्व इन चारों क्षेत्रों में, यानी ये जो 4 क्षेत्र है, शासन, विधान, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन सब में स्वतंत्रता से पहले इंग्लिश का ही वर्चस्व था, अंग्रेजी भाषा का ही वर्चस्व था, क्योंकि हमारा देश जो था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था और उनकी भाषा अंग्रेजी थी। तो हिंदी ही हमारी राजकाज की भाषा थी। लेकिन देश के स्वतंत्रता के बाद, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि देश की स्वतंत्रता के तुरंत बाद, यानी हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन राजकाज की जो भाषा थी वो क्या थी? अंग्रेज़ी ही थी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थान मिला। और ये जो 4 क्षेत्र हैं यहाँ भी हिंदी को प्रतिष्ठित करना ही राजभाषा हिंदी को महत्व दे रहा है। तो इन चारों क्षेत्रों में फिर हिंदी जो है फैल गई। तो अब बात करते हैं कि संविधान में ये जो हिंदी भाषा है उसको कौन सा स्थान प्राप्त है या अनुच्छेद। तो भारत के संविधान की धारा 343 से 351 के विभिन्न अनुच्छेदों में राजभाषा का प्रावधान दिया गया है, यानी राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी। तो हिंदी को कौन सा स्थान है? 343 से लेके 351 तक जो अनुच्छेद हैं वो हमें राजभाषा के संदर्भ में बताते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न यहाँ पे आता है हमेशा वो ये पूछा जाता है कि राजभाषा का दर्जा कब मिला, और दूसरा संविधान के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक में जिक्र किया गया है, तो 343 से 351 तक। इनमें अब यहाँ पे 343 से 351 की जब बात कर रहे हैं तो इनमें जो है 4 मुख्य अध्यायों की बात की गई है। पहला है संघ की भाषा, दूसरा है प्रादेशिक भाषा,
तीसरा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा। चौथा है राजभाषा संबंधी विदेश नियम। तो इन 4 प्रमुख अध्यायों की जो है चर्चा की गई है। धारा 343 में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा और देवनागरी को उसकी लिपि के रूप में मान्यता मिली है। तो धारा 343 क्या कहती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें तो राजभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित करने में किसकी भूमिका रही है, तो जो आंदोलन हुए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन हिंदी से संबंधित, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा जो हमारे देश के महापुरुष हैं, हिंदी प्रेमी हैं, नेता हैं, उन्होंने सामाजिक, साहित्यिक और विभिन्न प्रकार की जो साहित्यिक संस्थान हैं, उनके द्वारा हिंदी को विशेष स्थान प्राप्त हुआ। हालांकि ये टॉपिक मैंने पहले भी करवा दिया है कि हिंदी साहित्य में जो इनका स्थान क्या है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में या स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो इनका योगदान रहा है हिंदी भाषा के संबंध में, तो किन किन का योगदान रहा है, कौन कौन सी संस्थाएं रही है, वो मैं करवा चुकी हूँ। लेकिन मैं फिर से, चूँकि हमारा टॉपिक जो है इकाई 1 चल रहा है, तो मैं फिर से ये टॉपिक करवा देती हूँ, तो ये आपका दोबारा से हो जाएगा। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है धाराएं जो 343 से 351 तक राजभाषा के संदर्भ में हैं। तो चलिए अब मुख्य रूप से अब उन सारी धाराओं को पढ़ते हैं कि किसके अंतर्गत क्या दिया गया है। तो यहाँ बात करें तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक में क्या कहा गया है, संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा, न्यायालयों की भाषा और विदेश नीति संबंधित जो है इस पे बातें कही गई है। तो पहला जो अनुच्छेद आता है यानी कि अनुच्छेद 343, इसमें क्या है, संघ की राजभाषा। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 343 क्या कहता है, संघ की राजभाषा। और इस संदर्भ में क्या कहा गया है, तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंक हैं वो केवल भारतीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होगा। संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था। तो यहाँ पे क्या है, देखिए अब बात अगर मैं करूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 15 वर्षों की अवधि तक। हमारा संविधान कब लिखा गया, 26 जनवरी 1950 को। तो 1950 से लेके 1965 यानी कि जो 15 वर्ष की अवधि है, उस समय जितने भी शासकीय जो कार्यक्रम थे या काम किए जा रहे थे, तो जो भी काम था वो अंग्रेजी भाषा में किया जा रहा था। तो ये जो है अंग्रेजी भाषा ही रहेगी प्रारंभ के 15 वर्षों की अवधि में। संसद उक्त 15 वर्षों की अवधि के पश्चात विधि द्वारा यानी कि कानून द्वारा, लॉ के द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयुक्त उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। यानी कि इसके पश्चात जो है जो देवनागरी रूप जो अंकों का है उसको हम स्थापित कर सकते हैं, तो वो लॉ के अनुसार जो परिवर्तन होगा वो किया जाएगा। अगला आ जाता है अनुच्छेद 344। ये तो अनुच्छेद 343 में दिया गया है। अनुच्छेद 344 क्या कहता है, तो ये कहता है राजभाषा के संबंध में आयोग। तो 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा और संसद की समिति 10 वर्ष के उपरांत। तो ये जो है राजभाषा के संबंध में जो आयोग होगा वो 5 वर्ष के बाद जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा और संसद की समिति के द्वारा जो है 10 वर्ष के उपरांत देखा जाएगा। यानी कि जो 15 वर्ष की जो अवधि दी गई है 1965, अभी आपने पढ़ा पीछे, तो उसमें 5 वर्ष जो होंगे वो राष्ट्रपति द्वारा और 10 वर्ष उसके बाद संसद के द्वारा, ये बात कही गई है। ठीक है। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं संबंधित है। वहीं पे 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र की जो भाषा होगी वो राजभाषा होगी, ये बात अनुच्छेद 346 कहती है। वहीं पे अनुच्छेद 347 कहता है
किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 348 कहता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा उपबंध होने तक अंग्रेजी जारी रहेगा। तो अंग्रेजी जो है तब तक ये जारी रहेगा जब तक कि कोई अधिनियम जो है पारित ना हो जाए भाषा संबंध में। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष मंजूरी। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 349 में कि भाषा के संबंध में कुछ जो है कानून जो है लागू किए जा सकते हैं, उनको विशेष मंजूरी दी गई है। आगे कहते हैं, राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं की जा सकती और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक या कोई भी चीज़ जो है पास की जाएगी। इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी होनी आवश्यक है, लेकिन ये भी नहीं है कि राष्ट्रपति सीधा साइन करेगा और हो गया काम। नहीं, राष्ट्रपति को भी आयोग की सिफारिशों पर जो है विचार करने के बाद ही वो मंजूरी देगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 350 क्या कहती है। तो व्यवस्था के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो ये जो है किसी भी भाषा में हो सकती है, ये बात कहती है। इसके बाद कहती है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी जाए। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। फिर ये जो है चीज़ें कही गई है कि ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी भाषा जो उनकी मातृभाषा है, और कहाँ कहा गया अल्पसंख्यकों के लिए। तो अल्पसंख्यक जहाँ पर है, कम बोलने वाले किसी भाषा क्षेत्र को, वहाँ पे क्या है मातृभाषा की सुविधा दी जाए, उसमें उसी रूप से वो शिक्षा ग्रहण कर सके। तो ऐसी चीज़ें जो है और विशेष अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा अल्पसंख्यकों के यहाँ। अब अनुच्छेद 351 क्या कहता है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश की बात जो है अनुच्छेद 351 कहता है। तो संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे तथा वह भारत की मिलीजुली संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और इसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करके उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। तो ये बात जो है कहा गया है 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं दी गई है उसमें अगर जहां ज़रूरत हो या आवश्यकता हो वहां पर हम थोड़ा बहुत बदलाव जो है कर सकते हैं। और संघ में कहा गया है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना ये कर्तव्य है संघ का। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है। तो पहले इसमें कितनी भाषाएं थी, आरंभ में इसमें 14 भाषाएं थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है, तो 22 भाषाएं। 14 कौन कौन सी भाषाएं पहले सम्मिलित थी, पहले उन पे बात कर लें। तो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये सारी जो है 14 भाषाएं पहले थी। बाद में जो है इसमें और भाषाएं शामिल की गई। तो वो भाषा है, देखिए सबसे पहले इसमें सिंधी को शामिल किया गया। इसमें 21वें संविधान संशोधन जब हुआ 1967 में, तब इसमें सिंधी भाषा को शामिल किया गया। फिर उसके बाद जो है कोंकणी भाषा को 71वें संविधान संशोधन में 1992 में शामिल किया गया। इसके बाद मणिपुर को 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, नेपाली को भी 71वें संविधान संशोधन में, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन चारों भाषाओं को 92वें संशोधन में शामिल किया गया सन 2003 में। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए 71वें संविधान संशोधन में
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को डाला गया इसमें। और जो ये 92वां संशोधन हुआ था, इसमें ये 4 मुख्य भाषाएं जो है शामिल हुई थी। तो इस पर भी प्रश्न आते हैं कि कौन सी भाषाएं हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो मिला के बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में अब जो है वो 22 भाषाएं शामिल हो गई हैं। विशेषतः मैथिली आदिकाल से ही अपनी साहित्यिक समृद्धि तथा बोली की मिठास के कारण मैथिली को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। 8वीं अनुसूची में शामिल यह हिंदी की एकमात्र बोली है। फिर अगली बात करें भोजपुरी की, तो हिंदी भाषा की सबसे समृद्ध बोली है। जनता द्वारा प्रयोग किए जाने की दृष्टि से इसका प्रथम स्थान है। फिल्म निर्माण की दृष्टि से यह बोली सबसे संपन्न है, किंतु भोजपुरी को जो है 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ नोट के तौर पे देख सकते हैं कि चूँकि जो अंग्रेज़ी है वो विदेशी भाषा है, किंतु फिर भी यह भारत की राजभाषा हिंदी के समानांतर राजकाज की भाषा में प्रयुक्त होती है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में अंग्रेज़ी को शामिल नहीं किया गया है। तो ये थी राजभाषा के संबंध में, या सब भारत में हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, संविधान में हिंदी को क्या रूप प्राप्त है, कौन सा अनुच्छेद जो है हमें राजभाषा के संदर्भ में बताता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित थी। तो ये सारा चीज़ जो है हमारा हिंदी की संवैधानिक स्थिति से संबंधित था। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।